तो देखिए क्या होगा जब आर्यन और अधीरज आमने सामने होंगे। और रूही क्या करती है, आर्यन को सच बताती है या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। ये कहानी है एक अनोखा विवाह पार्ट 7। अगर आपने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक नहीं देखा है तो पहले आप वो देखिए, नहीं तो आपको ये स्टोरी समझ में नहीं आएगी। मैं पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। एक अनोखा विवाह पार्ट 7। वहाँ से दोनों घर आते हैं। घर पर सब अधिराज का बहुत ध्यान रखते हैं और अधिराज भी हर दिन एक बार जाकर शिवन्या से मिलते हैं। अधिराज को रेवती भी बहुत पसंद आने लगी थी। अधिराज हमेशा रेवती को किसी न किसी बहाने से हमेशा अपने सामने रखते थे। एक दिन अधिराज को सुबह रेवती दिखाई नहीं दी थी। अधिराज रीवा को बोलते हैं कि रीवा जाइए रेवती को भेज दीजिए पानी के साथ, हमें प्यास लगी है। रीवा ने कहा जी भाई। रेवती पानी लेकर आई और अधिराज के हाथ में पानी देकर वहां से जा रही थी। तभी अधिराज उसे रोकते हुए पूछते हैं कि क्या बात है रेवती, आप उदास क्यों हैं, किसी ने कुछ कहा है आपसे। लेकिन रेवती सिर हिलाकर ना कहती है। फिर वहीं खड़ी रीवा कहती है वो हम दोनों की परीक्षा है अगले हफ्ते, लेकिन क्या करें, रेवती जाने को तैयार ही नहीं है। रेवती अपना सिर नीचे करके खड़ी थी और अधिराज उसे बड़े प्यार से देखते हुए पूछते हैं क्यों नहीं जाओगी आप। रेवती कहती है हम गए और ये सब हो गया, अब हम नहीं जाएंगे, फिर अगर आपको कुछ हो गया तो। अधिराज मुस्कुराते हुए कहते हैं चलिए ठीक है, फिर हम भी आपके साथ ही चलेंगे। वैसे भी हमें वहाँ से निमंत्रण आया था कि आकर स्पेशल क्लास दीजिए लॉ के विद्यार्थी को। ये सुनकर रीवा और रेवती अधिराज को देखने लगती हैं। रीवा तो मोहित के बारे में सोचकर डर रही थी और रेवती को डर था कि अधिराज को सामने देखकर आर्यन कुछ न कर दे। फिर दोनों सोच ही रही थी कि उतने में अधिराज बोलते हैं कि जाइए पैकिंग कीजिए, हम टिकट कटवाते हैं। ये कहकर अधिराज वहाँ से चले गए। दोनों ने पैकिंग की और 2 दिन बाद ही परिवार से विदा लेकर वो तीनों वहाँ से निकल गए। आते वक्त अधिराज ने कल्याणी को शिवन्या का ख्याल रखने को कहा और बोला कि हमें बताते रहिएगा शिवन्या के बारे में। कल्याणी ने शिवन्या की सारी जिम्मेदारी ले ली और बोली कि आप लोग जाइए निश्चित होकर, हम यहाँ सब संभाल लेंगे। कल्याणी खुश थी कि अधिराज और रेवती की नज़दीकियाँ बढ़ रही है। कोलकाता पहुँचते ही अधिराज ने रहने का इंतज़ाम करवाया। पहले दोनों हॉस्टल में रहती थीं, लेकिन अब अधिराज के साथ फ्लैट में आ गई थीं। अगले दिन सुबह दोनों कॉलेज गईं और वहाँ गेट पर ही आर्यन, राहुल, रूही, मोहित सब बैठे थे। रीवा को देखकर मोहित दौड़ता हुआ आया, पर रीवा ने उससे कोई बात नहीं की और फ़ोन करने को कहा। लेकिन रेवती एक बार भी अपनी नज़रें उठाकर आर्यन की तरफ नहीं देखी। कुछ समय बाद सबसे पहला इंस्पिरेशनल क्लास अधिराज का आर्यन के क्लास में ही था, यानी कि सबसे पहले अधिराज आर्यन के ही क्लास में क्लास लेने गए। हाय दोस्तों, तो देखिए क्या होगा जब आर्यन और अधिराज होंगे आमने सामने। जब अधिराज क्लास ले रहे थे तब तक आर्यन को पता नहीं था कि ये रेवती के पति हैं। जब क्लास की छुट्टी हुई तब सारे विद्यार्थियों से अधिराज मिले और सबको अधिराज बहुत पसंद आए। क्लास की कुछ लड़कियां तो अधिराज के लुक्स की तारीफ़ भी कर रही थीं, क्योंकि अधिराज बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और हैंडसम थे। आर्यन को तो अपनी तारीफ़ सुनने की आदत थी और सारी लड़कियां उनकी दीवानी थी। लेकिन अधिराज के आने के बाद क्लास की सारी लड़कियां अधिराज की ही तारीफ़ कर रही थीं और जहां देखो वहां सिर्फ अधिराज की ही बातें हो रही थी। ये सब आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब अधिराज क्लास ख़त्म करके क्लास के बाहर गए तो देखते हैं कि रेवती अपने क्लास के बाहर खड़ी है, वो भी अकेले। उसे अकेला देख अधिराज वहाँ गए और रेवती से पूछे कि रेवती आप यहाँ क्या कर रही हैं। रेवती कहती है जी वो रीवा अपनी दोस्तों को बाहर छोड़ने गई है, इसलिए मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ, फिर हम दोनों कैंटीन में जाकर नाश्ता करेंगे। अधिराज कहते हैं वाह, आपको पता है हमें भी भूख लग रही है, क्या हम भी आप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं। रेवती अपना सिर नीचे करके खड़ी थी। फिर उतने में रीवा की आवाज़ आई जी भाई बिल्कुल चलें। फिर तीनों कैंटीन की तरफ गए,
लेकिन वहाँ उन तीनों को एक साथ जाते हुए राहुल ने देख लिया। वो जाकर आर्यन को बताया कि अधिराज, रेवती और रीवा के साथ जा रहे थे कैंटीन की तरफ। ये सुनकर आर्यन राहुल को बोलता है कि शांत रहो, याद नहीं है मोहित के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राहुल कहता है हाँ भाई, लेकिन आर्यन कहता है बस बस अब चलो, मुझे भी भूख लगी है, कैंटीन चलते हैं। आर्यन और राहुल कैंटीन गए। आर्यन ने राहुल से बोल दिया था कि मत सोच उन सब चीज़ों के बारे में, लेकिन आर्यन खुद राहुल की कही बातों को भूल नहीं पा रहा था और कैंटीन जाते हुए सबसे पहले रेवती को ढूंढा और उसके सामने वाले टेबल पर बैठ गया। राहुल ऑर्डर करने गया, तब तक आर्यन की नज़र रेवती पर ही अटकी थी, लेकिन रेवती अपना सिर नीचे करके बैठी थी। दूर बैठा आर्यन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अधिराज नाश्ता करके वहाँ से निकल गए और रीवा और रेवती भी वहाँ से जाने लगी। तभी आर्यन और राहुल भी कैंटीन से निकलते हैं। रास्ते में राहुल और रीवा टकरा गए और दोनों बहुत ही ज़्यादा झगड़ा शुरू हो गया था। उस समय भी आर्यन एक नज़र से रेवती को देखे जा रहा था, लेकिन रेवती अपना सिर नीचे करके रखी थी और रीवा को रोक रही थी और वहाँ से चलने को कह रही थी। तभी वहाँ अधिराज आ जाते हैं और वो रीवा और राहुल को शांत रहने को बोलते हैं और दोनों को क्लास में जाने बोलते हैं। फिर सारे अपने अपने क्लास में चले जाते हैं। तभी मोहित आता है और क्लास में बैठे आर्यन को आकर बताता है कि भाई, बाहर कोई रेवती को मोंटी और उसका ग्रुप परेशान कर रहा है गेट के पास। यह सुनकर आर्यन गुस्से में क्लास से बाहर जाता है तो वो देखता है कि अधिराज रेवती का हाथ पकड़ कर रखे हैं, क्योंकि अधिराज को भी मोंटी के बारे में पता चला था। इसलिए अधिराज भी रेवती का हाथ पकड़कर मोंटी के पास लेकर जा रहे थे। लेकिन आर्यन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और सोचता है कि ये भी रेवती का रोज़ परेशान करता है, पहले इसे ही देख लेता हूँ। आर्यन अधिराज के सामने जाता है और बोलता है अबे सुन, तू ही है ना जो रेवती को इतने दिनों से परेशान कर रहा है। अधिराज उसे देखने लगते हैं। उतने समय में आर्यन आकर एक पंच मारते हैं। तभी अधिराज को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी उसे मारने लगते हैं। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। तभी रेवती बीच में आती है और आर्यन को अपनी ओर खींचकर एक चाटा मारती है और कहती है कि ये हमें परेशान नहीं कर रहे हैं, ये हमारे पति हैं और ये हमें मोंटी से बचा रहे हैं। हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, समझे आप। उसी समय रेवती की नज़रें बिल्कुल आर्यन की आंखों में थी। ये कहकर रेवती अधिराज का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। वहाँ से जाने के बाद अधिराज, रेवती और रीवा कैंटीन में बैठे थे। फिर अधिराज ने एक सवाल किया कि वो कौन है और उसने रेवती के लिए इतनी चिंता क्यों दिखाई। रेवती कुछ नहीं बोली। फिर रीवा ने बताया कि वो हर लड़कियों को बचाता है भाई, वो प्रिंसिपल सर का बेटा है। अधिराज कहते हैं ओह, फिर तो बहुत अच्छी बात है। रीवा कहती है जी। फिर अधिराज रेवती की तरफ देखते हैं, पर रेवती उनकी तरफ एक बार भी नहीं देखती थी। फिर अधिराज बोलते हैं कि हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है, हम आते हैं। ये कहकर अधिराज वहाँ से चले जाते हैं। फिर रीवा रेवती से बोलती है कि जब आप आर्यन को थप्पड़ मारी तो पूरा कॉलेज वहाँ खड़ा था और उसे तो लग रहा था कि अधिराज भी आपको परेशान कर रहे हैं। आपको नहीं लगता रेवती कि आपने आर्यन को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था? रेवती कहती है हाँ, हमारी ही गलती है कि हमें आर्यन से प्यार हो गया, जबकि हम जानते थे कि ये गलत है, लेकिन फिर भी गलती किए। लेकिन अब जब हम आर्यन के साथ नहीं रह सकते तो कुछ ऐसा ही करना होगा कि वो हमसे नफ़रत करने लगे। रीवा कहती है लेकिन ये तो गलत होगा उनके साथ, उन्हें और भी तकलीफ़ होगी। रेवती कहती है हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। ये कहते वक्त रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उधर से राहुल आता है और रेवती को बहुत बुरा भला सुनाता है, तो रेवती उसकी तरफ देखती तक नहीं है और चुपचाप बैठी रहती है। रीवा भी कुछ बोलने लगती है तो रेवती उसे बोलने से मना करती है। तभी आर्यन वहाँ आता है और राहुल को रेवती पर चिल्लाता देखता है और वहाँ जाकर राहुल को रोकता है और वहाँ से राहुल को ले जाता है। रेवती की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रीवा को कहती है
कि हम वॉशरूम से आते हैं, और ये कहकर वो वॉशरूम जाती है और वहाँ जाकर रोने लगती है, और उसके रोने की आवाज़ वहीं खड़ी रूही को जाती है। रूही उसके सामने जाती है और पूछती है कि क्या हुआ रेवती, तुम रो क्यों रही हो। रेवती उसे देखकर चुप हो जाती है और कहती है कि कुछ नहीं हुआ। रूही कहती है, रेवती मैंने जो किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। वो बोलते ही रहती है कि रेवती उसके गले लग जाती है और बहुत ज़्यादा भावुक हो जाती है। फिर रूही रेवती को गले लगाकर शांत करवाती है और पूछती है कि क्या हुआ। फिर रेवती खुद को रोक नहीं पाती और सारी बातें रेवती रूही को बता देती है, और वो भी आर्यन से प्यार करती है। ये बात आर्यन को बताने से मना करती है और उसे प्रॉमिस लेती है। वहाँ से रूही रेवती को बाहर लाती है और देखती है कि वहाँ रीवा खड़ी है। रीवा फिर रेवती को वहाँ से घर चलने को कहती है। रास्ते में जाते समय रेवती रीवा को बताती है कि उसने रूही को सब बता दिया। रीवा कहती है लेकिन क्यों, वो सारी बातें आर्यन को बता देगी, लेकिन उसने प्रॉमिस किया है कि वो आर्यन को कुछ नहीं बताएगी। यहाँ कॉलेज में रूही आर्यन के पास जाती है और बहुत परेशान रहती है। उसे परेशान देखकर आर्यन पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन रूही उसे कुछ नहीं बताती है और बोलती है कि मैं घर कैसे जाऊं, मेरी स्कूटी खराब हो गई है इसलिए परेशान थी। आर्यन कहता है बस इतनी सी बात, राहुल छोड़ देगा तुझे। रूही फिर मुस्कुराती है और वहाँ से राहुल के साथ चली जाती है। रूही को पूरे रास्ते उदास देखकर राहुल पूछता है कि क्या हुआ रूही, तू टेंशन में क्यों है। रूही कहती है नहीं तो। राहुल कहता है चल अब सच सच बता मुझे, मेरे साथ कोई झूठ नहीं चलेगा, और मैं जानता हूँ कि ये स्कूटी वाली बात भी तूने झूठ बताई थी आर्यन से। चल सच सच बता दे मुझे, मेरी कसम। रूही टेंशन में पड़ जाती है और राहुल से सारी बातें बता देती है। जब राहुल को पता चलता है कि रेवती भी आर्यन को पसंद करती है, तो राहुल को एहसास होता है कि रेवती भी बहुत दर्द में बहुत परेशान रहती होगी। आर्यन का तो सबको पता है, लेकिन रेवती किसी को बता भी नहीं सकती। फिर रूही बताती है कि आर्यन को रेवती थप्पड़ भी इसलिए मारी थी ताकि आर्यन ये सोच ले कि रेवती अधिराज से प्यार करती है। इससे आर्यन को रेवती को भूलने में आसानी होगी। राहुल सारी बातें सुनता है और अपने आप को कोसता है कि उसने रेवती को क्यों इतना बुरा भला कहा। फिर सारी बातें ख़त्म होने के बाद रूही बोलती है कि क्या हमें ये सारी बातें आर्यन को बतानी चाहिए। राहुल कहता है नहीं नहीं, ऐसे तो आर्यन रेवती के गम में बैठा रहेगा, हमें ये बातें आर्यन को नहीं बतानी चाहिए। रूही कहती है हाँ ये भी सही है। फिर राहुल रूही को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। रेवती और रीवा घर पर होती हैं, तभी डोर बेल बजता है और रीवा गेट खोलती है। दरवाजे पे खड़े अधिराज बोलते हैं कि आप दोनों रेडी होकर बाहर आ जाओ, हम ड्राइव पर जाएंगे। ये कहकर अधिराज नीचे पार्किंग में से अपनी गाड़ी निकालते हैं। कुछ समय बाद तैयार होकर रेवती और रीवा नीचे आती हैं और गाड़ी में बैठ जाती हैं। रीवा पीछे बैठती है, आगे अधिराज और रेवती बैठते हैं। वहाँ से निकलने के बाद अधिराज मॉल जाते हैं और वहाँ पर गाड़ी रोकते हैं और बोलते हैं कि चलिए आज सब शॉपिंग कर लेंगे। रीवा खुश हो जाती है और गाड़ी से एक्साइटेड होकर बाहर आती है, लेकिन रेवती कार में ही बैठी रहती है। तभी अधिराज नीचे उतरते हैं और रेवती की तरफ का दरवाज़ा खोलकर रेवती को बाहर आने के लिए बोलते हैं। रेवती भी गाड़ी से बाहर आती है और तीनों मॉल के अंदर जाते हैं। दोनों लड़कियां शॉपिंग में व्यस्त हो जाती हैं और अधिराज को एक फ़ोन आ जाता है और वो फ़ोन में व्यस्त हो जाते हैं। तभी रीवा के पास मोहित आता है और रीवा को गले से लगा लेता है। रीवा उसे वहाँ देखकर डर जाती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन मोहित वहाँ से नहीं जाता है। कुछ समय बाद रीवा की नज़र सामने से आते हुए अधिराज पे जाती है और वो मोहित को छुप जाने को कहती है। फिर मोहित की भी नज़र अधिराज पे जाती है और वो वहाँ से भागने लगता है, और उसी बीच वो रेवती से टकराकर रेवती के ऊपर ज़मीन पर गिर जाता है। ये अधिराज देख लेते हैं और वहाँ से मोहित का कॉलर पकड़कर उसे उठाते हैं और मारने लगते हैं। रेवती रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अधिराज उससे बहुत पीटते हैं और कहते हैं कि यहाँ मॉल में आकर तुम लोग लड़की छेड़ते हो। अधिराज बहुत गुस्से में थे
और उनका ये रूप देखकर रेवती बहुत डर जाती है, क्योंकि अधिराज को रेवती इन 3 सालों में इतना गुस्सा करते हुए कभी नहीं देखी थी। तभी रीवा आती है और अधिराज का हाथ पकड़कर रोने लगती है और बोलती है कि भाई इसे छोड़ दीजिए प्लीज़, ये रेवती को परेशान करने नहीं आया था। यह सुनकर अधिराज मोहित को छोड़ देते हैं और फिर रीवा को पास खड़े करके पूछते हैं कि फिर ये तुमसे मिलने आया था। रीवा डरते हुए अपना सर हाँ में हिलाती है। अधिराज कुछ नहीं बोलते हैं और मोहित की तरफ देखते हैं, जिसके होंठ और सर से खून निकल रहा था। उसके बाद बोलते हैं, मैं गाड़ी निकालता हूँ, तुम दोनों इसे लेकर आओ। इसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, पहले फिर बात करेंगे। मोहित को हॉस्पिटल ले जाकर अधिराज उसका इलाज करवाते हैं और अपने साथ ही घर ले आते हैं और बैठाते हैं। सारे वहीं हॉल में एक साथ बैठे थे और अधिराज रीवा से पूछते हैं कि चलो अब बताओ सारी बातें। रीवा डरते डरते सारी बातें बताती है। अधिराज सब सुनते हैं और बोलते हैं कि रीवा, क्या आप ये सारी चीज़ों का परिणाम जानती हो? रीवा अपना सर हाँ में हिलाती है। अधिराज कहते हैं, फिर भी ये सब किया आपने, आपको पता है कि बड़े चाचा पर क्या बीतेगी? रीवा कहती है, भाई साहब हमें माफ़ कीजिए, लेकिन हम मोहित को पसंद करते हैं और शादी भी इसी से करना चाहते हैं। अधिराज कहते हैं, रेवती आपने भी हमसे ये बातें छुपाई? रेवती कहती है, जी नहीं, वो हमें डर लग रहा था। अधिराज सोचने लगते हैं और मोहित से पूछते हैं कि पापा क्या करते हैं और कुछ अन्य सवाल भी पूछते हैं। मोहित कहता है, जी वो। अधिराज कहते हैं, जल्दी बताएं, आपके पास समय नहीं है। मोहित कहता है, जी। अधिराज कहते हैं, मतलब हमारे पास समय नहीं है, हमें कुछ काम से बाहर जाना है। मोहित कहता है, हमारे पापा गवर्नमेंट जॉब करते हैं और माँ शिक्षिका हाई स्कूल में, और एक छोटी बहन है और एक मैं अपने परिवार में। अधिराज सारी बातें सुनते हैं और फिर वहाँ से चुपचाप उठकर चले जाते हैं। अधिराज को जाता देख रीवा सोच में पड़ जाती है और कुछ समय बाद मोहित भी अपने घर चला जाता है। जब शाम को अधिराज वापस घर आते हैं तो रीवा गेट पर खड़े होकर अधिराज का ही इंतज़ार कर रही होती है। अधिराज अंदर आते हैं तो रीवा पूछती है कि कहाँ गए थे भाई, आपने कुछ बोला भी नहीं। अधिराज कहते हैं, इसमें बोलना क्या है, बहुत आसान है, समझना कि आपकी शादी मोहित से नहीं होगी। रीवा कहती है, भाई लेकिन। अधिराज कहते हैं, बस अब कुछ मत बोलिए और हमारे साथ बदतमीज़ी करने का सोचिएगा भी नहीं। रीवा चुप हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके आंखों में आंसू देखकर अधिराज मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं कि बस बस रोना बंद कीजिए, हम अपनी तीनों बहनों को रोता हुआ नहीं देख सकते हैं। ये सुनकर रीवा अधिराज की तरफ एक आशा भरी नज़रों से देखती है तो अधिराज मुस्कुराते हुए खड़े रहते हैं और पीछे से मोहित और उसके परिवार को बुलाते हैं और कहते हैं कि लो रीवा, आपकी खुशी में हमारी खुशी है। ये सुनते ही रीवा अधिराज के गले लगकर रोने लगती है और कहती है, यू आर द बेस्ट ब्रदर इन द वर्ल्ड। अधिराज कहते हैं, आई नो, अब ये सब हमारे साथ ही राजस्थान जाएंगे और आप दोनों भी चलिए, जाइए पैकिंग कीजिए, शाम की ट्रेन है। और हाँ, अगर आपको भी इन लोगों के साथ राजस्थान जाना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में बताइए, मैं आप लोगों की टिकट कटवा दूंगा।